हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर में हमने बात करी है डिटर्मिनेंट्स के स्क्यू और सिमेट्रिक होने के बारे में, जैसे कि सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। तो सिमेट्रिक में आपने देखा कि ए जे आई जो होता है, फिर से चलिए अपन थोड़ा स्टार्टिंग से आपको बता ही देते हैं कि सिमेट्रिक की अगर अपन बात करें तो उसमें ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर होनी चाहिए। ये अपना सिमेट्रिक था। तो हमने देखा था कि भाई डायगोनल के एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, डिटर्मिनेंट्स के डायगोनल के एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, बट उनके कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये आप पहले से ही जानते हैं, इनको कॉन्जुगेट एलिमेंट बोलते हैं। तो जैसे A31 है तो वो A13 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसी हम बातें करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट को बोलते हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ये तो बात हो गई, इसमें डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं होती है। दूसरी जो चीज़ है वो हमने बोली थी कि अगर ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई हो जाए, ए आई जे का वैल्यू माइनस ऑफ ए जे आई होए, तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। और साथ में उसमें कंडीशन क्या रहेगी कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे जीरो होने पड़ेंगे। डायगोनल के एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। ये हमने वहां पे बात बताई थी। क्लियर है बात? ये समझ में आया होगा आपको? ठीक है। तो इन दोनों में अंतर यही होता है कि डायगोनल का एलिमेंट इसमें कुछ भी हो सकता है और इसमें जीरो होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे मिस कर जाते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसी चीज जैसे कि मैं एक डिटरमिनेंट आपके बनाऊं, लिखा हुआ है 2 3 -5, इधर लिखा हुआ -3 5, इधर लिखा हुआ आपका 1, इधर लिखा हुआ है 5 -1 7। और आपसे पूछा जाता है ये डिटरमिनेंट कैसा डिटरमिनेंट है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बोलते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे -5, यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना -1। तो वो बच्चे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर ये तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। वो बोलते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, जो कि गलत आंसर है। ये हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही जगह फिर क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। इसके बाद एक नोट हम बताते हैं। ये नोट के हिसाब से, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो इसने बोला है कि जो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए, तो आप बिना सोचे समझे बता सकते हो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो? क्योंकि एक तो ऑड ऑर्डर का है, ऑर्डर का मतलब हो गया 3, इसका ऑर्डर 3 है जो कि ऑड नंबर होता है, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो। इसका कारण क्या होता है ये देखिए ध्यान से। ठीक है। प्रूफ क्या होता है ये थोड़ा हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट आपने ले रखा था 3 0 3 -5 -3 0 1, और फिर दे रखा था 5 -1 0। ये मान लीजिए एक डेल्टा था डिटर्मिनेंट, आपने इसको ले रखा था। आपको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जीरो आएगी क्या। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सीधा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बिना सॉल्व करे हम देखते हैं, ताकि जनरलाइज वो तरीका हमको याद रहे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि मैं जानता हूं अगर रोज और कॉलम को मैंने चेंज कराया, रोज और कॉलम को अगर हमने चेंज किया तो उससे कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। तो बस वही मैं कर रहा हूँ, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। तो ये 0 -3 और 5 था, उसको मैंने इस तरीके से किया 0 -3 5। ठीक है। दूसरी जो थी 3 0 -1। ठीक है। और तीसरा ये जो कॉलम था इसको रो बना दिया -5 1 और 0। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे आप जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा चलिए अब क्या करते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करिए आप देख सकते हो, अगर मैं इस कॉलम में से, ये रो में से, कॉलम में से जो आपकी मर्जी आप उधर से करिए,
आप क्या करिए, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, सब में से एक एक माइनस आप कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप 3 जगह से -1 कॉमन लोगे तो आप जानते हो बाहर क्या निकलेगा, -1 रेज़ टू दी पावर 3। -1 रेज़ टू दी पावर 3 जैसे ही आपने किया, इधर से माइनस निकाला तो ये बन गया 0 3 -5, इधर से माइनस निकाला तो -3 0 1, इधर से माइनस निकाला तो बन गया 5 -1 0। आप देख सकते हो ये काम हम किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, सारे स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है वो तो सेम वही है जो जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू दी पावर 3 वापस से डेल्टा। तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से देख सकते हो डेल्टा इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डेल्टा, दिस इंप्लाइज 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो इस डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों आई डेल्टा की वैल्यू 0? आप बोलोगे सर यहाँ माइनस था इसलिए आ गई, अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या कुछ नहीं मिलता, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिल जाता, जो कि ट्रू होता है। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर 3 थी। यहाँ -1 की पावर 3 क्यों आई, क्योंकि हमने हर एक रो से माइनस कॉमन लिया था। तो इसका मतलब अगर इसमें 4 रोज होती, 4 रो होती, तो क्या इसका आंसर 0 आ सकता था क्या? तो आप बोलते नहीं आता सर, उसका आंसर 0 नहीं आता। तो इसीलिए हमने क्या बोला है कि अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, अगर ये डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर का है तो ही आंसर इसका 0 आ सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी जाती है तो वो वैल्यू 0 आती है। तो 2 बातें याद रखनी है, पहली बात उस डिटरमिनेंट है वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, और दूसरी बात उसका ऑर्डर ओड होना चाहिए। अगर इवन ऑर्डर है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो चलिए ये बात आपको शायद समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे डिटरमिनेंट हैं जिनको हमको याद रखेंगे, इसको लिखता हूं इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इनको रिमेंबर, आपको इनको डायरेक्टली याद ही रखना है। ठीक है, जब भी सॉल्व करने के लिए बोला जाए डायरेक्टली आप आंसर बताएंगे। सबसे पहला डिटरमिनेंट, ठीक है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट A B C F G H F G H, शायद ये जानते होंगे, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, पहले ही आपने पढ़ चुका है, आप इसको पढ़ चुके हो पहले। कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन में हमने बात करी थी। स्ट्रेट लाइन में आपसे बोला गया था कि ऐसा डिटरमिनेंट है वो कब बनता है, जब कोई भी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हो। ठीक है, तो बहुत बार ये यूज आता है, इसलिए इसको आप याद रखिए डायरेक्टली। कैसे याद रखते हैं? ABC सीधा, FGH इधर से, FGH इधर से। इसका आंसर क्या आता था? इसका आंसर क्या आता था? आप शायद आप देख लीजिए, ABC -2FGH ABC +2FGH। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ABC +2FGH, ABC +2FGH माइनस, ठीक है, माइनस AF² -BG² -CH²। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट आप याद रखते हो तो भी चल जाता है, वैसे ये याद रखना चाहिए, दोनों की वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये डिटरमिनेंट आपको याद है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन आप को अगर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो वो ये डिटरमिनेंट बनता है, ये वहाँ पे हमने बताया था। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ऐसे करो तो आपकी इच्छा है, अगर ऐसे सीधे सॉल्व करो तो भी आपकी मर्जी है। तो इस डिटरमिनेंट को आपको याद रखना है कि ये कौन सा वाला डिटरमिनेंट, ये एक सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। कैसे? ABC चाहे कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, F दोनों सेम है, G दोनों सेम और H भी दोनों सेम है, तो इसको इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, इसका नाम होता है सर्कुलेंट डिटरमिनेंट। सर्कुलेंट डिटरमिनेंट का मतलब है कुछ इस तरीके से मैं लिखने वाला हूं, ABC, बस यही 3 दोबारा से आएंगे साइक्लिक ऑर्डर में घूमते हुए, तो आ जाएगा BCA, और यही फिर से आएगा तो आ जाएगा CAB। बस ये जो है
इसको बोलते हैं सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू कितना आएगा अभी हम करके बता देते हैं। इसको ध्यान से मिलाइए। ए बी सी ये तीनों अलग अलग हैं, इसमें ए सी भी है, इसमें ए बी सी था। अब ध्यान से देखिए, ये ए है, ये सी है, ये बी है, तो ये तो एक फिर से सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। ये जो आप देख रहे हो वो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर भी सी है, इधर बी है तो इधर भी बी है। और डायगोनल चाहे कुछ भी हो, अगर आप डायगोनल एलिमेंट की बात करो तो वो डायगोनल एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में डायगोनल कितने भी हो सकते हैं। तो आप इसकी हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ए बी सी आता था, तो अभी भी अपने आप ए बी सी ही है, तो अपने यहाँ पे ए सी बी आ जाएगा प्लस। फिर बोलते हो सर 2FGH आता है, तो 2FGH दिख रहा है आपको, तो 2ACB तो आ जाएगा 2ACB माइनस AF स्क्वायर। तो आप क्या बोलते हो? माइनस AF स्क्वायर, माइनस AF स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, माइनस AF स्क्वायर, F की जगह पर भी A है तो माइनस A क्यूब हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस A क्यूब। इसी तरीके से माइनस B क्यूब, इसी तरीके से माइनस C क्यूब। तो आप इसको याद कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। इसको याद रखना है। अगर सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट होता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली इतनी होती है। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको लिखा जा सकता है 3πA माइनस सिग्मा A क्यूब, ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। ये आपके लिए कोई नया नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 11th के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये हो गए दो डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसका नाम है सिमेट्रिक, इसका नाम है सर्कुलेंट। अच्छा, तीसरे डिटर्मिनेंट की हम बात करते हैं। तीसरा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से है, 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, तीसरा 1C स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम पहले ही कर चुके हैं। आंसर आया था A माइनस बी, B माइनस C माइनस A। इसके बारे में थोड़ा सा और ट्रिक हम आपको बताते हैं। इसको याद किया था आपने, सॉल्व भी किया था। कैसे इसको सॉल्व करते थे याद होगा आपको, A माइनस B माइनस C माइनस A। तो आप क्या करते थे, आप बोलते थे सर सबसे पहले यहाँ पे जीरो बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब जीरो बनाने की कोशिश करते थे तो ऐसे माइनस करते थे, तो ये B माइनस A हो जाता था, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ से B माइनस A कॉमन, यहाँ से C माइनस A कॉमन, ये दोनों जीरो बन जाते थे। तो 1 के हिसाब से जब ओपन करते थे तो एक A माइनस B भी आ जाता था। तो ये काम हमको करना था, B माइनस C भी आ जाता था। ठीक है, इसको याद करना है आपको। एक दूसरा डिटर्मिनेंट और है, ठीक है, वो है 1A क्यूब, फिर आएगा 1B क्यूब, 1C क्यूब। इसकी हेल्प से इसको भी करेंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो, चलिए एक डिटर्मिनेंट आप अलग से सोचिए। एक डिटर्मिनेंट है 1x स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। ऐसे समझना इसको। अगर आपने डिटर्मिनेंट के बारे में ध्यान से सुना है और आपको अगर फंक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो इसको आप ध्यान से समझिए। अगर मैं इसको ओपन करूं, मैं ऐसा मानता हूं कि x वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, इसको मैं ओपन करता हूं। ठीक है, ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, x में एक कोई पॉलिनोमियल मिलेगी। x में अगर पॉलिनोमियल मिले और पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो आ जाए, कहीं पर भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है उसको उस पॉलिनोमियल का रूट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं कि ये इसका रूट है। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करो या बिना सॉल्व करे आप बता दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी चीज बताइए जिसको रखने से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि इस डिटर्मिनेंट से जो पॉलिनोमियल बनेगी उस पॉलिनोमियल का रूट वो वैल्यू होगी, जो भी आप बताना चाहते हो। ठीक है, कैसे, देखिए ध्यान से। अगर मैं यहां पे b रखूं, अगर x की जगह मैंने b रखा तो क्या मिल जाएगा, 1 सेम, b सेम हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर सेम हो जाएगा। तो अगर दो रो सेम हो गई है तो मैं क्या बोलूंगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। तो अभी तक मुझे क्या पता चला कि x इज इक्वल्स टू b रखने से
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, तो आप बोलोगे कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट है x इज इक्वल्स टू बी। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट x इज इक्वल टू बी होता है तो उसमें से x माइनस बी का फैक्टर अलग हो जाता है। तो आप क्या बोल सकते हो, सर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें x माइनस बी तो पक्का आएगा। सेम लॉजिक से अगर मैं x की जगह c रखूं तो ये रो और ये रो सेम हो जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा, सर इसमें एक x माइनस सी का फैक्टर भी जरूर आएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में आ गया? ठीक, तो यहां तक आप x माइनस बी x माइनस सी ऐसा आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनको वापस से a कर दूं तो आप क्या बोलोगे, इनको अगर मैं आप वापस से a कर दूं, a और a स्क्वायर। अब इस बार मैंने बोला कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो पॉलिनोमियल है, वो a के टर्म्स में है, मतलब a को वेरिएबल मानना है, a को x की तरह सोचना है, बाकी दोनों को कांस्टेंट सोचना है। तो यहां पर भी x की जगह कितना आ जाएगा a, और यहां पर भी x की जगह कितना आ जाएगा a। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। इस बार मैंने क्या किया, b को एक बार के लिए x माना। अगर मैंने b को x अज्यूम करा, b की तरफ से अगर मैं बात करूं, यहां पे x लूं, तो अब इस बार क्या होगा, x माइनस a इसका एक फैक्टर आएगा और x माइनस सी इसका फैक्टर आएगा, क्योंकि फिर अगर मैं इस x की जगह a रख दूंगा तो ये और ये लाइन सेम हो जाएंगी, और अगर इस x की जगह मैं c रख दूंगा तो ये और ये लाइन सेम हो जाएगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ कि b की जगह x रख देता हूँ, तो x माइनस a x माइनस सी एक फैक्टर आ जाएगा। अब वापस से उस x की जगह b रखा तो यहाँ पे x की जगह b आ जाएगा और इस x की जगह पर भी b आ जाएगा। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का b माइनस a भी एक फैक्टर आएगा और b माइनस सी भी एक फैक्टर आएगा। तो आप देखोगे सर b माइनस a तो पहले से ही है, बस b माइनस सी नहीं है, तो उसको भी मैंने साथ में लिख दिया इनटू b माइनस सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह पे x रखा, इसकी जगह पे x रखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि सर इस बार x माइनस a और x माइनस बी इसके रूट आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जगह मैंने x रख दिया है। अब उस x की जगह a रखूंगा तो पहली और ये रो सेम हो जाएगी, मतलब x माइनस a उसका फैक्टर होगा, और अगर b रख दूंगा तो ये दोनों रो सेम हो जाएंगी, मतलब x माइनस बी उसका फैक्टर होगा। अब क्योंकि x की जगह तो c है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे c लिखा, यहाँ पे मैंने c लिखा, तो मैंने देखा c माइनस a भी पहले से अवेलेबल है और c माइनस बी भी पहले से अवेलेबल है। मतलब कुल मिला के बात ये हो गई कि ये तीन फैक्टर इसके आएंगे, बट हमको ये पता नहीं है कि वो b माइनस सी आएगा कि c माइनस a आएगा, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको लेमडा कर दिया। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई, शॉर्टकट तरीका ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि सर कुल मिला के बात आई 1a स्क्वायर 1b बी स्क्वायर और 1c सी स्क्वायर का आंसर आएगा लेमडा टाइम्स a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। लेमडा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि ये लेमडा की जगह भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा, ये अभी हमको नहीं पता है। ठीक, समझ में आई बात? ठीक है, फिर भी वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप सॉल्व करोगे, देखिए जैसे कि आपने इसको x लिया, पहली रो को जब x लिया था, तो जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो x में क्यूबिक बनने वाली है। कैसे? देखिए जैसे कि इसके अलोंग आप ओपन करते हो, 1 के अलोंग ओपन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, bc स्क्वायर, ऐसे मिलेगा bc स्क्वायर, तो आपको मिलेगा bc स्क्वायर। और जब आप वेरिएबल की तरफ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा b और c टोटल पावर कितनी हो गई, 3। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर x में आप काम करोगे तो वो क्यूबिक हमेशा मिलेगी, क्यूबिक मिलेगी। इसका मतलब ऐसे 3 टर्म आपको मिलने चाहिए। तो देख सकते हो आपके पास 3 टर्म है, बट लेमडा कितना आएगा हमको नहीं पता है, ये लेमडा कितना है ये हमको नहीं पता। अच्छा ठीक है, अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे सर ये तो लंबा मेथड हो गया, आपने बोला था शॉर्ट मेथड बताएंगे, ये तो लंबा हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये शॉर्ट मेथड ही है। इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा, या फिर ऑप्शन देख के आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमको अप्लाई करना चाहिए। कुछ फैक्टर आप तुरंत बाहर निकाल पाएंगे। अब लेमडा को कैसे सॉल्व करें, तो लेमडा सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि LHS और RHS की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ऐसा लेमडा ढूंढना है अपन को। दोनों तरफ मैंने क्या किया, a की जगह 0 रख दिया, दोनों जगह मैंने a की जगह 0 रख दिया। अगर a की जगह 0 रखूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, सोच के देखना, a की जगह अगर मैं 0 रखूं तो ये डिटरमिनेंट क्या बन गया, 1 0 0 1 b बी स्क्वायर
और 1c सी स्क्वायर। तीनों की जगह 0 नहीं लिखना है, क्योंकि तीनों की जगह 0 रखेंगे तो इधर से भी 0 आ जाएगा, इधर से भी 0 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व करना बड़ा आसान है। 1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो ये मिल जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं b कॉमन ले लेता हूँ, c कॉमन ले लेता हूँ, b और c अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो इधर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से बी सी कॉमन लिया तो c, यहाँ से बी सी कॉमन लिया तो b, यानी c माइनस बी इंटू बी सी आपको मिलेगा। चलिए इसी तरीके से अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें भी a की जगह 0 कर देता हूँ। तो a की जगह 0 किया तो आ गया लेमडा, ये बन जाएगा माइनस बी, ये बन जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा ओनली c। तो ये मिल जाएगा लेमडा टाइम्स बी सी, ये माइनस को इसके अंदर डाल दिया तो ये मिल गया c माइनस बी। दोनों को इक्वल करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इक्वल किया लेमडा टाइम्स बी सी इंटू सी माइनस बी, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ से बोल सकते हैं लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो लेमडा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, और जैसे ही लेमडा की जगह 1 रखेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। मतलब मैंने सही लिखा है, ये साइक्लिक ऑर्डर। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है फंक्शन की तरफ से, कि फंक्शन की तरफ से हम इसको कैसे समझ सकते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो इसमें समझने की कोशिश करना, दूसरे वाले में समझने की आप कोशिश करना। तो कुछ हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, सेम उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, आपसे सॉल्व करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात है कि इसमें कितने पावर की इक्वेशन आएगी ये हमको समझना है। मतलब अगर ये वेरिएबल होता, x के टर्म्स में ये होती, तो टोटल x की कितनी पावर हमको मिलती, ये अभी हमको चेक करना है। तो कोई भी एक जगह से एक्सपेंड कर दो, 1 से एक्सपेंड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, आंसर मिलेगा b इंटू सी क्यूब। b इंटू सी क्यूब का मतलब है टोटल पावर आ गई 4। तो मतलब अगर ये x में होती तो टोटल 4 पावर की हमको पॉलिनोमियल मिलती। ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे x सोचूं, यहाँ पे अगर x सोचूं तो ये 1x x क्यूब मिलेगा, 1b b क्यूब मिलेगा, 1c c क्यूब। तुरंत आपको बात समझ में आ गई, तुरंत बात समझ में आ गई। सर b रखेंगे तो पहली दोनों रो सेम, यानी x माइनस b इसका फैक्टर होगा। अब ध्यान से देखना, x माइनस बी की जगह x तो है नहीं, अब की बार तो a है, तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी एक फैक्टर होगा। इसकी जगह c रखूंगा तो ये दोनों रो सेम हो जाएंगी, तो इसका मतलब c भी इसका रूट है, तो x माइनस सी उसका फैक्टर आएगा। क्योंकि x तो मैंने a की जगह लिखा है, इसीलिए a माइनस सी एक फैक्टर आएगा। थोड़ी देर पहले जैसे समझाया कि यहां तो आप 1a क्यूब रखें, और यहां पे अगर आप x और x क्यूब कर दें तो एक x माइनस ए का भी एक फैक्टर आएगा, x माइनस ए का भी एक फैक्टर आएगा, एक फैक्टर आएगा x माइनस सी का। यानी एक तो आपको मिलेगा b माइनस ए जो कि पहले से मैंने लिख दिया है, और एक आपको मिलेगा b माइनस सी जो मैंने नहीं लिखा है, इसीलिए एक b माइनस सी भी आ जाए। क्लियर है? तो ये 3 तो पक्के आएंगे ही आएंगे। इनको आप रट भी सकते हो कि जब भी इस तरीके की सिमेट्रिक मैट्रिक डिटर्मिनेंट होता है, इस तरीके की सिमेट्रिक रोज होती हैं, तो ये तो पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, साइक्लिक में लिख दिया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो आप बोलोगे कि सर अगर ऐसा नहीं लिखें तो गड़बड़ हो जाएगी क्या? बिल्कुल गड़बड़ नहीं हो जाएगी, वो लेमडा अपने आप इनको कवर कर देगा। जो लास्ट में लेमडा आएगा इनटू में, वो लेमडा इनको अपने आप एडजस्ट कर देगा। तो पहली बात तो हमको यहां तक समझ में आ गई। क्या हम रुक जाएंगे क्या, यही इसका आंसर होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर अभी हमने प्रूव किया कि इधर से 4 पावर की इक्वेशन आनी चाहिए थी, बट इधर से आप देखो तो a इंटू बी इंटू सी यानी क्यूब की ही इक्वेशन मिल रही है, 4 पावर की इक्वेशन तो मिल ही नहीं रही है। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर 4 पावर की इक्वेशन आपको चाहिए और क्यूब की आपको पहले से ही मिल चुकी है, मतलब और किस चीज की कमी रह गई? तो आप बोलोगे कि सर लीनियर टर्म की एक कमी और रह गई। क्यूबिक को अगर लीनियर से मल्टीप्लाई करें तो ही 4 पावर की इक्वेशन मिलती है, तो एक लीनियर की कमी पड़ गई। अब अगर लीनियर की कमी पड़ गई, और वो लीनियर होना कैसे चाहिए, उस लीनियर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप a की जगह x रख रहे हो, कि b की जगह x रख रहे हो, कि c की जगह x रख रहे हो, क्योंकि वो abc में सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे कि ये डिटरमिनेंट है, abc में सिमेट्रिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं
ए बी सी में सिमेट्रिक ऐसी एक लीनियर चीज मुझे बताइए, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी सर, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो होता है वो ए बी सी के तरफ से सिमेट्रिक होता है। इसमें ए कहीं पर भी रख दो, बी की जगह ए रख दो, चाहे सी की जगह ए रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये लीनियर हो गई। अब एक साथ में क्या लिख देंगे, लैम्डा। लैम्डा क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है यहाँ से -1 आएगा कि 2 टाइम्स आएगा, कि हम नहीं बता पा रहे। हमने तो ओनली x की पावर को एडजस्ट किया है। अब अगर x की पावर को एडजस्ट हमने कर दिया तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा ये हमको नहीं पता है, उसके लिए हमने क्या कर दिया है, लैम्डा। अभी क्या करना है, a की जगह 0 रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, a की जगह रखा 0, a की जगह 0 रखा, तो यहाँ से क्या क्या मिल गया, ये मिल जाएगा 1 0 0, ये मिलेगा 1 b b क्यूब, ये मिलेगा 1 c c क्यूब। ठीक है, इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a की जगह 0 रखा तो ये बन गया -b, a की जगह 0 रखा तो ये b माइनस सी रहेगा, ये बन गया c, a की जगह 0 रखा तो ये बन गया, सॉरी a की जगह 0 रखा तो बन गया b प्लस सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, बाकी दोनों तो 0 हो गए, तो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये बन गया बी सी क्यूब माइनस सी बी क्यूब इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स। अपन क्या करते हैं, ये है, ठीक है, ये माइनस को इसके अंदर भेजा तो c माइनस बी बन जाएगा, एक टर्म और लिखता हूँ लैम्डा, ये बन जाएगा बी सी, ये बनेगा c माइनस बी, और ये बनेगा c प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा बी सी, और ये बन जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब आपने बी सी कॉमन लिया तो ये बन जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी सी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर बनेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमको मेमोराइज क्या कर देना है, हमको मेमोराइज कर देना है 1 ए स्क्वायर, 1 ए क्यूब 1 बी क्यूब 1 सी क्यूब। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? तो चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए मैं छोड़ता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे में। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे मैं पूछता हूं, बताइए 1a की पावर 4, 1b की पावर 4, ठीक है, 1c की पावर 4, इसका कितना आएगा? ठीक है, शायद आप कर पाएंगे। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लगभग मैं आइडिया आपको दे सकता हूं। क्या आइडिया दूंगा कि सर आप ए और बी और सी में सिमेट्रिक है तो a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी, 3 तो पक्का आ गए, ये 3 तो पक्के आ गए। अब क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर अगर मैं इसके हिसाब से ओपन करूं तो ये b इंटू सी की पावर 4, मतलब पावर 4 और एक b, टोटल पावर 5 की इक्वेशन अब की बार मिलनी चाहिए। अगर आप वेरिएबल की तरफ से देखें तो x की पावर 5 की इक्वेशन मिलनी चाहिए। लेकिन अब a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए जब आप करते हो तब ओनली क्यूब की मिलती है। तो अब बच गए कितने, जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, अभी क्यूब हमने हटा दिया 4 पावर में से तो एक लीनियर बच गया। बट अब की बार हमको टोटल 5 चाहिए और हमको मिला है ओनली क्यूब वाला ही, तो हमको कितने और चाहिए होंगे, 2 पावर की और चाहिए होगी। तो जब 2 पावर की आपको चाहिए तो आप क्या बोलोगे, 2 पावर की अगर आपको चाहिए तो क्या बोलोगे, देख लीजिए, मतलब a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। जब वो 2 पावर की, जैसे 1 पावर के लिए तो आपने a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे लिखा था, बट 2 पावर वाली के लिए आपको क्या क्या सोचना पड़ता है। सिमेट्रिक टर्म क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको करना पड़ेगा लेमडा से मल्टीप्लाई प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाता है म्यू से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे भूल जाइए इसको, इसके आगे वाला आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये 3 तो आएंगे ही आएंगे। इसमें लेमडा और म्यू अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वही ए बी बी सी सी ए का कोफिशिएंट हो। पहली बात तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, 2 डिग्री का टर्म, सिमेट्रिक 2 डिग्री का टर्म चाहिए था। तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये होता है,
बट बच्चे इसको भूल जाते हैं, ए बी बी सी और सी ए भी 2 डिग्री का टर्म होता है जिसको भी साथ में लेना पड़ता है। तो इसीलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्डा टाइम्स फिर ए बी बी सी और सी ए, ये भी म्यू टाइम्स और लैम्डा टाइम्स, इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू अलग आएगा और इसका वैल्यू अलग आएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो चीज है इसका कोएफिशिएंट हो सकता है 1 आ जाए, इसका कोएफिशिएंट हो सकता है 2 आ जाए, हमको कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अच्छा, लैम्डा और म्यू कैसे निकालें, बहुत ही आसान तरीका। एक बार हमने क्या किया, ए को कर दिया 0। जैसे ही ए को 0 करेंगे दोनों तरफ से सेम आना चाहिए था, तो इधर ए को हमने 0 किया, ये दोनों 0 1 के हिसाब से जब ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा बी सी की पावर 4 माइनस सी बी की पावर 4। ठीक है, ध्यान से आपको करना है। मैंने क्या किया, बस ए की जगह 0 कर दिया, ए की जगह यहाँ पे 0 किया तो ये मिल गया माइनस बी माइनस सी, ये मिल गया सी, ये मिल गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू लेमडा, और प्लस ए की जगह 0 किया तो ये 0 यानी बी सी इंटू म्यू। बस कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराओ, दोनों साइड से कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे कंपेयर कराओगे, बी सी कॉमन लिया आपने, बी सी कॉमन लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा सी क्यूब माइनस बी क्यूब मिलेगा, ये बन गया। बी सी को आपने जब कॉमन लिया तो ये सी माइनस बी है, और ये मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू लेमडा और प्लस म्यू इंटू बी सी। तो ये तो कम से कम खत्म करो, ये बी सी से बी सी खत्म करो, इसको इससे खत्म करो तो ये मिलेगा सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। याद होगा इसको कैसे ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ओपन करते हैं ए माइनस बी, तो वो तो कट जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वहाँ से ये मिल जाएगा। और इस साइड में क्या बचा हुआ है, इस साइड में बचा हुआ है लेमडा बी स्क्वायर प्लस लेमडा सी स्क्वायर प्लस म्यू बी सी, दोनों को कंपेयर कराओ तो यहाँ से पता चल गया लेमडा 1 होगा और म्यू भी कितना होगा 1। लेमडा और म्यू कितने हो गए, 1 हो गए। तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता हूँ, लास्ट में फॉर्मूला क्या बनेगा सर, 1 ए की पावर 4, 1 बी की पावर 4, 1 सी की पावर 4। डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा। अभी आपके लिए है, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे अब मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, अभी आपको करना है, सभी को करना है। यहां पे मैंने कर दिया है स्क्वायर, यहां पे मैंने कर दिया है क्यूब, यहां पे मैंने कर दिया है स्क्वायर, यहां पे मैंने कर दिया है क्यूब, यहां पे कर दिया है स्क्वायर, यहां पे कर दिया है क्यूब। कितना आंसर आएगा ये आपको बताना है, सोचना है, बताना है कितना आंसर आएगा। क्योंकि अभी तो आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि डिटरमिनेंट को ओपन करना आपको आता है, बट जब आप चेक करने जाओगे तो आपको पता चलेगा ये क्या हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन शायद ही आप ढंग से कर पाए। तो आप इसको देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।